एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हम लोग का क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले भी इस चैप्टर की 2 वीडियोस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। और अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इससे पहले आप पहले वो 2 वीडियोस जरूर देखें, तभी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम लोग जो है इससे ठीक पहले वाली वीडियोस में प्रतिबिंबों के बारे में बात कर चुके हैं। प्रतिबिंब क्या होता है और अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आज हम लोग बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि इस चैप्टर में जो अंकित हम लोग सॉल्व करेंगे, जिस सूत्र का इस्तेमाल करके उसमें कौन से प्रतीक किस चिन्ह के साथ प्लस में या माइनस में लिया जाएगा, इसको डिसाइड करने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीजें हैं। जैसे चित्र में हमको साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहां पर ये जो हमारा दर्पण है, इसको हमने जो दर्पण का ध्रुव है इसको मूल बिंदु पे रखा हुआ है और ये जो इसका मुख्य अक्ष है वो एक्स एक्सिस की दिशा में रखी हुई है। आप जानते हैं अब ये जो हमारा वाई अक्ष है, इसका मतलब है आप ये भी समझ सकते हैं कि इधर प्लस एक्स अक्ष की दिशा में जो दूरियां होंगी वो प्लस में होंगी और माइनस एक्स अक्ष की दिशा में जो दूरियां होंगी वो दूरियां माइनस में ली जाएंगी। इसी प्रकार से ये हमारा प्लस वाई अक्ष होती है, इस अक्ष की दिशा में जो दूरियां होंगी वो प्लस में ली जाएंगी और माइनस वाई अक्ष की दिशा में जो दूरियां होंगी वो माइनस में ली जाएंगी। क्लियर है? तो अब यहीं से हम समझ सकते हैं कि दर्पण जो वस्तु होती है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है और सारी की सारी दूरियां होती हैं वो दर्पण से वस्तु की दूरी हो, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये वस्तु है, दर्पण से लेकर के यहां तक की, यानी कि अगर हम इसे ए बी से लिख दें तो बी से लेकर के बी तक की दूरी, जो बी की दूरी जो है इसे आप बोलेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी। इसी प्रकार से जो प्रतिबिंब बनते हैं तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से मुख्य फोकस तक की दूरी जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सारी दूरियां ये एक्स अक्ष की दिशा में ही ली जाती हैं। जैसा कि इस चीज को समझने के लिए हम पिछले वीडियो में जो वीडियो को स्टडी हमने किया है, हमने देखा था कि उस वीडियो में 2 प्रकार के प्रतिबिंब हम लोगों ने सीखे थे। अवतल दर्पण के अंदर एक वो प्रतिबिंब जो उल्टे व वास्तविक बनते हैं और एक प्रतिबिंब जो सीधे में आभासी बनता है। तो दोनों प्रतिबिंब यहां समझ करके हम चिन्ह परिपाटी से उसको कोरिलेट करके समझते हैं। जैसे बच्चों देखो, अगर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है अवतल दर्पण के अंदर तो चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से प्रयोग की जाएगी। आप जानते हैं ये है दर्पण का ध्रुव। अभी सीखा आप लोगों ने कि सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं और सब की सब दूरियां जो है वो कहां ली जाती है, एक्स अक्ष की दिशा में ली जाती है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु हमारी ये ए बी है, तो P से लेके B तक की दूरी जो है ये, इसको आप लिखेंगे U से। किससे लिखेंगे? U से लिखेंगे आप। इसी प्रकार से दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जैसे चित्र में आपको दिख रहा है कि A1 B1 बन रहा है प्रतिबिंब, तो B1 से लेकर के P तक की दूरी एक्स अक्ष पे, P से लेकर के B1 तक की दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये दूरी आप लिखेंगे V से। ऐसी बच्चों एक आता है फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, आप जानते हैं ये दूरी जो कहलाएगी एक्स अक्ष पे, इसे आप लिखेंगे फोकस दूरी। ऐसे ही फिर एक आता है बच्चों वक्रता केंद्र तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से यानी P से लेकर C तक की दूरी, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो वस्तु रखते हैं ए बी है वस्तु, इस वस्तु की लंबाई को O प्रतीक से दर्शाते हैं। इसके अलावा जो प्रतिबिंब बनता है, जो कि ये बन रहा है प्रतिबिंब A1 B1,
जो लंबाई है प्रतिबिंब की, इसको हम प्रतीक आई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये हमारा ओवरऑल, चाहे हमारा अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इन सभी प्रतीकों का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब देख लीजिए अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से, क्या चीज प्लस में रहेगी क्या चीज माइनस में रहेगी। आप देख लीजिए कि दर्पण के बाईं ओर जो दूरियां होती हैं वो माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। अब बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि चित्र में ये हमारा उल्टा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब का एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया गया चित्र है, ये किरण आरेख है। इसमें जो बाईं ओर की दूरियां हैं वो सभी की सभी जो है वो माइनस चिन्ह के साथ ली जाएंगी। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, दाईं तरफ कोई दूरी नहीं है। उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब में सारी की सारी दूरियां हमारी दर्पण के बाईं ओर है। इसका मतलब है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी ये बाईं ओर है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी B1 तक की दूरी P से ये भी बाईं ओर है, P से लेके F तक की दूरी फोकस दूरी ये भी बाईं ओर है, P से लेके आपका C तक की दूरी ये भी हमारा बाईं ओर है, P से लेके B तक की दूरी वस्तु की दूरी ये भी हमारी बाईं ओर है। इसका मतलब है अगर अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है तो आपका UB माइनस का, VB माइनस का, FB माइनस का और RB माइनस का होता है। बिल्कुल क्लियर। यानी अवतल दर्पण के लिए x अक्ष पे जो भी दूरियां होती हैं उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वो सबके सब दूरियां माइनस चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अब अगर अवतल दर्पण के अंदर सीधा व आभासी प्रतिबिंब बन जाता है तो क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वस्तु हमारे दर्पण ध्रुव से वस्तु की दूरी ये अभी भी हमारा बाईं तरफ है, यानी u हमारा माइनस का हो गया, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अब ये जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा चला गया दाहिनी तरफ, यानी P से लेके B तक की दूरी, ये दूरी है, ये दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, इसको आप लिखेंगे V से। और आप जानते हैं क्योंकि दर्पण के दाहिनी तरफ की दूरी है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। फोकस दूरी भी हमारा इधर ही है, P से लेके F तक की दूरी ये अभी भी हमारा माइनस का है, P से लेके C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या ये अब भी बाईं तरफ है, यानी ये भी हमारा R का रहेगा। तो कुल मिलाकर के मुख्य अक्ष पर स्थित जो दूरियां हैं वो बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो ली जाएंगी आप माइनस चिन्ह के साथ में, और दाहिनी ओर की दूरियां आप लेंगे वो लेंगे प्लस चिन्ह के साथ में। तो अवतल दर्पण के बारे में आप लोग अपनी एक समझ डेवलप कर सकते हैं कि अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है तो U, V, F, R ये सारी की सारी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, और अगर सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है तो बाकी सब दूरियां माइनस की हैं, केवल V हमारा प्लस का बनता है। तो ये चित्र की सहायता से आपने समझा कि उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब के लिए U, V, F, R सबके सब माइनस में, और सीधे व आभासी प्रतिबिंब अगर है तो केवल V हमारा प्लस का होता है, बाकी सभी हमारा माइनस का रहता है। अगर चिन्ह परिपाटी को अगर आप समझना चाहें उत्तल दर्पण के केस में तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण के अंदर केवल और केवल सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। चित्र जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रतिबिंब जो बनाए हैं तो उसका जो चित्र है प्रणाली आप देखिएगा केवल और केवल वस्तु ही है जो बाईं तरफ है, और आप जानते हैं सारी की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं, यानी दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष पर वस्तु की दूरी है BP, ये दूरी हमारी कहलाएगी U जो कि बाईं तरफ है। इसका मतलब है U आपका कैसा होगा, U आपका माइनस में होगा। अब दाहिनी ओर हमारा प्रतिबिंब ये बनना है A1 B1, तो P से लेके B1 तक की दूरी ये दूरी है, ये इसको हम दर्शाते हैं B से, और चूंकि दाहिनी तरफ है तो ये हमारा दूरी प्लस की होगी। फोकस दूरी P से लेके F तक की दूरी है मुख्य अक्ष पे, ये भी हमारा दाहिनी तरफ है, तो फोकस दूरी भी हमारी प्लस की ली जाएगी, और P से लेके C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या ये भी हमारा दाहिनी तरफ है, यानी हमारा वक्रता त्रिज्या भी प्लस में ली जाएगी। इसका मतलब ये है उत्तल दर्पण के अंदर यो याद रखना नॉट अ बिग टास्क कि इसमें आप कह सकते हैं केवल U माइनस का होता है, बाकी सारे के सारे मान होते हैं वो प्लस में ही दिए जाते हैं, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
बच्चों इसके अंदर एक चीज और आपको याद रखना है कि इसमें जो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, ये जो दो दूरियां ऐसी हैं जो एक्स अक्ष के अनुदिश नहीं है। ये लंबाइयां कैसी हैं? ये लंबाइयां वाई अक्ष के अनुदिश हैं। आप देख लीजिए, ये अगर ये हमारा ए बी वस्तु है, ये हमारी प्लस वाई की दिशा में रखी हुई है, और इसका जो बना है प्रतिबिंब A1 D1 वो कहां पे है? नीचे की दिशा में बनना है। इसका मतलब माइनस वाई अक्ष की दिशा में ही बनना है। ऐसे ही हमारा देख लीजिए इधर, यहां पर हमारा ये जो वस्तु है ए बी है और इसका प्रतिबिंब भी हमारा A1 D1, ये दोनों को दोनों प्लस वाई अक्ष की दिशा में ही बन रहा है। यानी अवतल दर्पण के अंदर अगर उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो आई का मान कैसा होगा? माइनस वाई की दिशा में है ना ये, इसीलिए आई का मान आप माइनस में लेंगे। कैसा लेंगे? आप ये लेंगे माइनस में। कब? जब प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है, और जब प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है तो आई का मान आप लेंगे प्लस में लेंगे आई का मान। और आपको मालूम है उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सिंपल सी बात है, तो आई का मान हमेशा प्लस में लिया जाएगा। और आप जानते हैं वस्तु तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी होती है, तो वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में ही ली जाती है। यानी O का मान जो है वो आप हमेशा प्लस में ही लेंगे, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो बच्चों ये हमारी चिन्ह परिपाटी हो गई। चिन्ह परिपाटी में आप बहुत एक दिमाग में बस इतना रख लीजिए कि अवतल दर्पण के लिए अगर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक है तो U, V, F, R ये सारी की सारी दूरियां जो है चूंकि बाई ओर होती हैं तो ये सारी की सारी दूरियां माइनस में ले जाती हैं। अगर प्रतिबिंब सीधा व आभासी है अवतल दर्पण के अंदर तो वो चला जाता है दर्पण के पीछे, यानी V हमारा प्लस का हो जाता है। क्लियर? और अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण के अंदर केवल U माइनस का होता है और बाकी सारी दूरियां हमारी प्लस की होती है। दैट्स इट। तो बच्चों अगर इतना सा अगर आप लोग अगर ध्यान रखते हैं अगर, तो मुझे लगता है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए बहुत आसान लगेंगे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों दर्पण जो चिन्ह परिपाटी के बाद में उसका इस्तेमाल हम जिस सूत्र में करते हैं उसे बोलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जैसा कि आपको मालूम है कि दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है, आप जानते हैं सारी की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है और वो सब दूरियां एक्स अक्ष की दिशा में ही ली जाती है। दर्पण से वस्तु की दूरी जो कि U से प्रदर्शित करते हैं, यह चित्र है आपका, ये है दर्पण और ये है वस्तु, तो ये दूरी जो है ये इसको आप U से प्रदर्शित करते हैं। और जो V होता है यह है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये चित्र में देख लेते हैं इसको, ये है हमारा दर्पण और ये है इसका प्रतिबिंब। तो B1 से लेकर P तक ये दूरी है, इसे कहते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और जो F यहाँ पे होता है बच्चों फोकस दूरी। तो यहाँ पर जो P से लेकर के जो मुख्य फोकस है हमारा ये यहाँ तक की दूरी हमारी कहलाती है फोकस दूरी। ध्यान रखिएगा इस सब के सब दूरियां जो है U, V, F ये सब के सब हमारी मुख्य अक्ष एक्स अक्ष की दिशा में ली गई दूरियां हैं। तो बच्चों इन तीनों राशियों के बीच में जो सूत्र बनता है U, V, F के मध्य जो संबंध बनता है उसे दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। हाँ बच्चों ध्यान रहे पुराने सिलेबस में ये कभी इसका निगमन, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब आज की डेट में इसका जो निगमन है डेरिवेशन हमारे सिलेबस से बाहर हो गया है, इसीलिए हम डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे। और दर्पण सूत्र अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U लिख के ना आए, आप बाकायदा आप लिख के आए कि यदि दर्पण से वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V व फोकस दूरी F हो तो दर्पण सूत्र 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये चीज, या फिर कभी कभी कोई सूत्र भी पूछ लिया जाता है तो एग्जामिनर इस चीज को काफी बारीकी से देखता है। जब भी आप सूत्र लिखे, अगर आप ऊपर लाइन नहीं लिखते हैं तो कम से कम 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U लिखने के साथ साथ आप देखिए जहां V बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, U बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी, F बराबर दर्पण की फोकस दूरी।
बच्चों जो दर्पण सूत्र के बाद, और हाँ दर्पण सूत्र का जब प्रयोग करते हैं बच्चों तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही इसका मान लगाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी अभी अभी लिखी है, तो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग ही UVF के मान रखे जाते हैं। आप जानते हैं अवतल दर्पण में का न्यूमेरिकल है या उत्तल दर्पण का न्यूमेरिकल है, ये बात जो है जैसा भी जो भी कंडीशन हो उसी के अकॉर्डिंग आप दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। बच्चों बाकी जो बातें हैं वो जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस समय मैं आप लोगों को चिन्ह परिपाटी भी रिवाइज करा दूंगा, सूत्र भी रिवाइज करा दूंगा, और उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि एक वीडियो जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे उसको तो आपको ऐसा एहसास होगा 100% कि आप अपने आप को न्यूमेरिकल में बहुत मजबूत पाएंगे। तो दर्पण सूत्र के बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आएगा आपका आवर्धन, जो कि न्यूमेरिकल की दृष्टि से वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप हल्का सा याददाश्त के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है आवर्धन। तो आवर्धन का एक्चुअल मतलब बच्चों होता है कि कोई भी प्रतिबिंब, आप मालूम है किसी भी दर्पण के द्वारा या लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, कभी वस्तु से बड़ा बनता है कभी छोटा बनता है। तो किसी भी लेंस या दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बनता है, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, आधे लंबाई का, तो जैसा भी है तो उसे हम उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, दर्पण का या लेंस का। यानी किसी भी दर्पण या लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से कितने गुना बड़ा बनता है, जितने गुना बड़ा बनता है वही उस दर्पण का या लेंस का रेखीय आवर्धन कहलाता है, मैग्निफिकेशन। ये बच्चों जो मैग्निफिकेशन है या आवर्धन जो है ये किसी भी दर्पण या लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। यदि वस्तु की लंबाई को O से और प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित करे, I फॉर इमेज एंड O फॉर ऑब्जेक्ट, तो इसका आंकिक रूप से जो उसकी परिभाषा बन जाती है ये M बराबर I अपॉन O, M इक्वल टू I अपॉन O, यानी कि आप कहें आवर्धन जो है वो किसी भी दर्पण या लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों अगर दर्पण से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो तो इसका विस्तार हो जाता है m बराबर I अपॉन O बराबर माइनस का v अपॉन u। और आप जानते हैं कि चूंकि ये ऊपर की दूरी है नीचे की दूरी है, इसीलिए ये समान, जो इनके मात्रक भी समान होंगे आपस में कट जाएंगे, तो इसीलिए रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो एक बार ध्यान देंगे कि अगर वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई अगर दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये दोनों कट जाएंगे आपस में, और जब आपस में कट जाएंगे तो m का मान कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, आप जानते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब की आप लोगों ने जो सीखा था कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा व आभासी और वस्तु के बराबर लंबाई का होता है। तो उस कंडीशन में समतल दर्पण, इसका मतलब यह है समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन हमेशा 1 होता है, अब वो भी प्लस का 1। क्यों? ध्यान रखिएगा कि सीधे व आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन हमेशा प्लस में लिखा जाता है, उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन m का मान हमेशा माइनस में लिया जाता है। क्योंकि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आप देखिए I अपॉन O, प्रतिबिंब की और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो इसीलिए m का मान उसमें यानी समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन हमेशा प्लस का 1 होता है। और बात करें अगर कि अगर प्रतिबिंब किसी भी दर्पण का या लेंस का रेखीय आवर्धन 1 है, आप समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर का है। और अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 2 गुने आकार का है, अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 2 गुने आकार का है, तो चूंकि पहले बात किया था ना कि
आवर्धन वो चीज है जिससे हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से कितने गुना बड़ा है। इसका मतलब है आवर्धन कितना होगा उसका 2। और अगर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक है तो m बराबर माइनस का 2। प्रतिबिंब सीधा व आभासी है तो m बराबर प्लस का 2। बस ध्यान रखिएगा कि अगर रेखीय आवर्धन 1 से कम है, इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है, और अगर रेखीय आवर्धन 1 से ज्यादा है, आप समझ सकते हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है। बच्चों इसके बाद में एग्जाम में, और हाँ बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो इसको और ध्यान से देखेंगे, और इसका भी जब इस्तेमाल करते हैं एक एक चीज में चिन्ह परिपाटी का प्रयोग जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि यूं ही आपने आई और ओ और एम का मान ऐसे लगा दिया हवा में, ठीक है। इसमें जब भी आप लोग इसका यूज करेंगे तो चिन्ह परिपाटी को दिमाग में रख करके एक एक कदम फूक फूक के आगे बढ़ेंगे। यूं नहीं कि यूं ही हवा में खाली जो मान दे रखा है केवल लगाया और सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसमें आप जब सॉल्व करेंगे तो एक एक चीज को विद कॉन्फिडेंस कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, इसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे कदम फूक फूक के। और एक बार शुरुआत करेंगे हल्के हल्के, उसके बाद वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, लेकिन जल्दबाजी किसी का नहीं। अक्सर जो बच्चे इन टैक्टिक्स को ध्यान में न रखते हुए, बच्चे मोस्टली क्या होते हैं, गिने चुने सवाल होते हैं किताबों में, तो क्या करते हैं चुप चुपाते में, हाँ सर ने इसमें यू करवाया था, इसमें वी करवाया था, ये माइनस का था, ये प्लस का था, और वो हूबहू न्यूमेरिकल रटते हुए चले जाते हैं। और कोई नया न्यूमेरिकल हमसे पूछ लिया जाए तो वो उसमें गच्चा खा जाते हैं। तो इसीलिए जो न्यूमेरिकल्स की जो ट्रिक है, सबसे पहले प्रतिबिंब, उसके बाद आपका हो गया चिन्ह परिपाटी, और उसके बाद फिर आप सूत्रों पे आइएगा, आप बिल्कुल गच्चा नहीं खाएंगे। बच्चों से कभी कभी एग्जाम में कभी कभार ये रेखीय जो आवर्धन है इसके लिए निगमन भी पूछ लिया जाता है। हालांकि एग्जाम में काफी कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। बच्चों ये हमारे सामने देखो अवतल दर्पण का एग्जाम्पल देख करके इसका डेरिवेशन करेंगे। ये अवतल दर्पण है, इसके सामने हमारी एक वस्तु ए भी रखी हुई है। बच्चों जैसे मैं भाषा बोल रहा हूँ ना, इसको मैंने बहुत कम से कम शब्दों में लिखा है, आप चाहे जो मैंने भाषा बोली है उसको ध्यान देखते हुए और उसी तरह से आप उसको लिख भी देंगे। और हाँ, जो भी वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रही है, कोशिश कीजिए, अगर आप चाहते हैं, नोट्स तो आप लोग साथ साथ बनाए रहे होंगे, कोशिश कीजिए कि अभी आप लोग लॉकडाउन में हैं, घर पे हैं, सुरक्षित हैं, इस समय स्कूल भी आपके ऑफ है, आप एक वीडियोस को कई बार आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। एक बार देखने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपको सोचो बिल्कुल तैयार हो गया, आप नोट्स तो आपके बन ही रहे हैं, नोट्स तो आप पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, जिससे कि आपका एक एक टॉपिक कई बार रिवाइज हो जाए। फिर आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा निकल के आता है। तो देखो ये हमारा गोलीय दर्पण के एग्जाम्पल लेकर के हम आवर्धन को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा है एक अवतल दर्पण, इसके सामने एक वस्तु ए भी रखी हुई है, और आप जानते हैं इस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से गुजरती है। एक प्रकाश किरण ये वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आप जानते हैं अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। एक ये आभासी प्रकाश किरण को गुजारा गया है ये दर्पण के ध्रुव पर, तो आप जान चुके हैं ये उतना ही, जितना ये कोण है उतना ही कोण बनाते हुए ये भी परावर्तित हो जाती है। जहां पर तीन प्रकाश किरणें मिलती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहां पर क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब A1 B1 प्रतिबिंब, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। इसको देख लीजिए, जो वैल्यू हमें गिवन है, जो वस्तु की लंबाई यहाँ पर AB है, जिसको हमने O से दर्शाएंगे। प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर जो A1 B1 है, ये हमारी, इसको हम I से दर्शाएंगे। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी P से लेकर B तक की दूरी, BP या बोल दें या PB बोल दें, B से लेकर P तक की दूरी या P से लेकर B तक की दूरी, ये PB जो है इसको आप लिखेंगे U से। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी B1 से लेकर P तक की दूरी, यानी P से लेकर B1 तक की दूरी, ये दूरी जो है ये हमारी है प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से, इसको आप लिखेंगे V से। ये सारी चीजें हैं।
अब बच्चों इसके बाद में ये सारी सारी वैल्यूज वो है जो हमको ज्ञात है। अब यहाँ पर बच्चों देखो एक त्रिभुज आपको बनना है, त्रिभुज APB, यानी त्रिभुज APB। एक त्रिभुज ये है और एक है A1PB1, A1PB1, यानी एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये हमारा छोटा वाला त्रिभुज है। तब यहाँ देखेंगे यहाँ पर एंगल ABP और यहाँ देखिए एंगल A1B1P। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर इन दोनों त्रिभुजों की अगर आप तुलना करेंगे, सापेक्षता ढूंढेंगे अगर आप, तो आप देख लीजिए इस वाले त्रिभुज के अंदर और इस वाले त्रिभुज के अंदर ये जो हमारे 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, यानी ABP और A1B1P, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक समकोण है, ये दोनों एंगल प्रत्येक समकोण है इसलिए बराबर है। दूसरा एंगल APB, एंगल APB यानी ये वाला एंगल, और एंगल A1PB1, यानी A1PB1, यानी यहां पर इनका कहना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, आप जानते हैं परावर्तन नियम से, परावर्तन नियम है ना, ये हमारा है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में परावर्तन के नियम से ये चीज, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जब इन दो त्रिभुज के अंदर हम लोग वो करते हैं संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं इस त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज के अंदर ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज है वो समरूप है। जब समरूप है तो यहाँ पर समरूप त्रिभुजों का जो प्रमेय होती है, जो नियम होता है, वो समान भुजाओं का जो अनुपात, संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात समान होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये प्रतिबिंब की लंबाई यानी A1B1 बटे AB, फिर B1P बटे BP, यानी संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ कर दिया। और यहाँ पे चूंकि इनके मान हमें पहले ही मालूम है, ये पहले ही लिख चुके हैं ये, तो A1B1 हमारा I है। अब चूंकि प्रतिबिंब की लंबाई है ये नीचे बन रहा है, इसका मतलब माइनस का I। AB हमारी वस्तु की लंबाई है वो ऊपर है इसीलिए प्लस का O है। B1P हमारा चूंकि प्रतिबिंब नीचे बाई तरफ बनना है प्रतिबिंब, इसीलिए ये माइनस का B लिखा गया है। BP हमारा, ये भी हमारा BP बाई तरफ है तो ये भी हमारा माइनस का लिया हुआ है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि I से I कैंसिल, तो I अपॉन O बराबर माइनस का V अपॉन U, I अपॉन O बराबर माइनस का V अपॉन U। और आप जानते हैं I और O का अनुपात होता है उसे हम दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे M से प्रदर्शित करते हैं। अतः M बराबर I अपॉन O बराबर माइनस का V अपॉन U, ये बन जाता है आपका सूत्र। ठीक है ना। इसका मतलब है ना, अगर केवल चित्र पे आप ध्यान दीजिए, अगर आप इस ज्यादा लिखित में नहीं जाते, आप देख लीजिए चित्र आपके सामने है, एक त्रिभुज आपका ये रहा, एक त्रिभुज आपका ये रहा, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये वाला एंगल प्रत्येक समकोण है ये, और ये दोनों हो जाएंगे परावर्तन नियम से दोनों बराबर हो जाएंगे ये। इसका मतलब दोनों समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की प्रमेय लगा दीजिए, जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात जो है वो समान होता है। उस प्रकार से जो चीजें निकल के आती हैं इनके मान हम पहले यहाँ पर डाल चुके हैं, चिन्ह सहित मान लगा दीजिए, तो आपको प्राप्त होता है I अपॉन O बराबर माइनस का V अपॉन U, और I अपॉन O का अनुपात जानते हैं हम लोग M होता है, तो M बराबर I अपॉन O बराबर माइनस का V अपॉन U। ये देखिए आवर्धन के सूत्र का निगमन हो गया। बस ध्यान रखिएगा, रेखीय आवर्धन M का मान उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आप माइनस में लेंगे और सीधे व आभासी प्रतिबिंब के लिए आप प्लस में लेंगे। जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर दे रखा होता है कि किसी वस्तु का कि अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का 5 गुना बड़ा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसी अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का 5 गुना बड़ा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब 5 गुना बड़ा बनना है, इसका मतलब आवर्धन कितना हो गया 5, M बराबर 5 हो गया, और उल्टा वास्तविक है इसलिए माइनस का 5। तो M इक्वल टू माइनस का 5 लेंगे आप रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए।
यानी उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आप m का मान माइनस करेंगे, और अगर प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता तो m का मान आप प्लस करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण के अंदर चूंकि प्रत्येक आकार का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, इसका मतलब यह हुआ कि अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन एक से कम और एक से अधिक भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, जब अवतल दर्पण जो अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वक्रता केंद्र के नीचे ही बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। उस स्थिति में अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन -1 होता है। 1 क्यों? क्योंकि वो बराबर आकार का बन रहा है, और माइनस का क्यों? वो उल्टा व वास्तविक है, इसलिए तो m बराबर -1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर प्रतिबिंब, अगर अब ये चित्र देखिए, आप बात करते हैं कि यहां पर आपको ध्यान है, कल हम लोग जब 1-2 वीडियो पहले हम लोगों ने देखा था कि जब वस्तु अनंत पे होती है प्रतिबिंब क्या बनता है? फोकस पर, और वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा व वास्तविक, तो वहां पर रेखीय आवर्धन 1 से कम होगा, बिल्कुल होगा। जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र के बाहर रखी होती है तब प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा व वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, तब भी हमारा रेखीय आवर्धन 1 से कम होगा। ठीक है, जैसे ही वस्तु वक्रता केंद्र रखी होती है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ठीक नीचे वस्तु के आकार के बराबर का बनता है। उस स्थिति में रेखीय आवर्धन जो होता है वो 1 होता है। चूंकि प्रतिबिंब सब में उल्टा वास्तविक है तो -1। अब जैसे ही C के अंदर वस्तु आती है, C व F के बीच में, फिर F पे, तो उस स्थिति में रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। और अवतल दर्पण के अंदर रेखीय आवर्धन अगर प्लस का होता है, सवाल में दे रखा है या आंसर आया है आपका, आप समझ जाइए, अगर प्लस में है रेखीय आवर्धन m का मान, इसका मतलब है प्रतिबिंब सीधा व आभासी है, जो कभी वस्तु से छोटा नहीं होता। सीधा व आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है, इसीलिए उसका रेखीय आवर्धन भी हमेशा 1 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। और जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। इसका मतलब है उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन हमेशा 1 से कम होगा, ना कभी 1 होगा, ना कभी 1 से ज्यादा। और उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा सीधे व आभासी होते हैं, इसीलिए वो हमेशा उसके आवर्धन 1 से कम रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है बच्चों, ये जो वीडियो रही है आज की, ये स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर, जिससे कि आप लोग जो है न्यूमेरिकल्स में भी कॉन्फिडेंस आप लोग हासिल कर सकें। और लेकिन आप लोगों से बार बार एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग जो है वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपको समझ में आ रही है तो वीडियोस को कम से कम 2-3 बार जरूर देखें, जिससे कि आपका चैप्टर जो है वो आपका साथ साथ स्ट्रांग होता चले। क्योंकि न्यूमेरिकल सीखने से पहले न्यूमेरिकल जो चैप्टर के अंदर जो प्रतिबिंब है और चिन्ह परिपाटी है और ये आवर्धन है, इनको समझना बेहद जरूरी है। जब आप वीडियोस को पॉज कर करके बैक कर करके बार-बार आपको सुनेंगे या वीडियोस को बार-बार देखेंगे आप, तो आपको वो चीज जो है बार-बार हर बार रिवाइज होगी। नोट तो आप बना ही रहे हैं। और हाँ, वीडियोस के साथ साथ में जो अगर आपको कुछ कोई सुझाव देना हो या वीडियोस के अंदर आपको लगता है कि सर वीडियोस बहुत लंबी तो नहीं है, कहीं हो सकता है कल जो वीडियो बनी थी वो लगभग 1 घंटे की वीडियो थी, काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें कवर हुए थे। अगर आपको लगता है वो सब वीडियोस बहुत लंबी थी तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है सर वीडियो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे भी मैं अधिक से अधिक टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा। और जैसा भी हो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए। और अगर आपको कंफ्यूजन भी अगर आपको होता है वीडियो के अंदर किसी टॉपिक के अंदर, तो भी आप जो है उसमें बता सकते हैं। हाँ, एक बच्चे ने पिछले वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा था कि वो सर फोकस तल समझ में नहीं आया, अब तक
फिगर पर जो आपने समझाया था। तो फोकस तल को पुष्पेंद्र कुमार नाम था उनका। तो पुष्पेंद्र कुमार, आप ये समझ लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ये प्रकाश किरण यहां से गुजरती है और वो आपको मालूम है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब ये मान लीजिए ये हमारा तल है, ये हमारा स्केल जो है ये हम तल मान लिया। तो यहां पर या ये चलिए स्केल ले लेते हैं, ये जो मुख्य फोकस है, फोकस बिंदु बोलेंगे, इस फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत, ये है मुख्य अक्ष, इसके लंबवत है और ये फोकस बिंदु से होकर ये तल गुजर रहा है। अब आप समझ लीजिए जो प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही होंगी ये इस तल में लंबवत है कि नहीं है। आप इस साइड से देखिए मेरी तरफ से, जहां से मैं थोड़ा देख रहा हूं, ये प्रकाश किरण जो गिर रही हैं ये इस तल के लंबवत गुजर रही हैं और परावर्तन के पश्चात ये इसी तल से होकर गुजर रही है। तो ये एक प्लेन है, ये एक तल है जो कि आपतित किरण के लंबवत होता है, ठीक है ना। तो ये तल कहां गुजरता है, ये गुजरता है फोकस बिंदु से होकर, ये यानी ये तल है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और ठीक है, बने रहिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और हाँ, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि आपको समय समय पर डाली गई वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।